हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइस, आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, एसिड बेसिस एंड सोल्ट। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरे साथ साथ अपना कोर्स को कंप्लीट कर सकें। सो दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेसिस एंड सोल्ट। अब ध्यान से देखो, इस चैप्टर में क्या है, हम एसिड बेस और सोल्ट तीनों के बारे में पढ़ेंगे इन डिटेल। On the basis of their chemical properties, all the compounds can be classified into 3 group। अब देखो, जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं ना, वो 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो वो एसिड होंगे, या वो बेस होंगे, या सोल्ट होंगे। अब हमारे को ना इस चैप्टर में हमें यही पहचानना है कि क्या एसिड है, क्या बेस है, क्या बेस की प्रॉपर्टीज हैं, क्या सॉल्ट्स की प्रॉपर्टी हैं। तीनों की प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे अलग अलग से, और इनके यूजेस क्या हैं, वो सब चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में अपने सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले ना हमारे इंडिकेटर्स फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस देखते हैं हम। हमारे को ना कैसे पता चलेगा कि क्या चीज एसिड है या बेस, उसके लिए ना टेस्ट करने के लिए कुछ इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास। सबसे पहले तो मैं इंडिकेटर को जान लेता हूं कि इंडिकेटर क्या होता है। एन इंडिकेटर इज अ डाई विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन पुट इनटू एसिड और अ बेस। यानी कि क्या है, कोई भी ऐसी डाई है जिसका कुछ पर्टिकुलर कलर होगा पहले से ही, लेकिन जब वो एसिड में डाली जाएगी तो उसका कलर हो सकता है चेंज हो जाए, और बेस में जाए तो उसका कलर कुछ और हो जाए। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं हम इंडिकेटर। हमारे ना 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर होते हैं एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए। उसका नाम क्या है, मिथाइल ऑरेंज है, लिटमस पेपर होता है हमारा पास, और फिनोफ्थिलिन होती है। इन तीनों से ना हम बहुत अच्छे से टेस्ट कर लेते हैं कि ये क्या चीज है, एसिड है, बेस है, या सोल्ट है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं लिटमस के बारे में। तो सबसे पहले जो मैंने लिटमस का केस उठाया, लिटमस देखो क्या करता है। लिटमस हमारा 2 तरीके का होता है। एक होता है हमारा पास ब्लू लिटमस, और एक होता है हमारे पास रेड लिटमस। अब देखो इसके बारे में जानते हैं। एन एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। अब जो हमारा एसिड होता है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करे। यानी कि अगर कोई एसिड है और उसके अंदर मैंने ब्लू लिटमस को डिप किया, तो वो मेरा किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप याद करने के लिए ना ये शॉर्ट ट्रिक बना रखी है मैंने। आप ABR याद कर सकते हो, ABR। अगर आपको ये याद रहेगा तो A फॉर एसिड, B फॉर ब्लू, एंड R फॉर रेड। एसिड ब्लू टू रेड। और आप देखो बेस क्या करता है, अब बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, और बेस क्या करता है हमारा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ये चीजें तो आपको देखो लर्न करनी पड़ेंगी। एक बार आपको एक चीज याद होगी, कोई भी लॉजिक याद कर सकते हो आप। एक तो ये चीज होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं, हम दूसरा केस पढ़ते हैं मिथाइल ऑरेंज का। अब जो मिथाइल ऑरेंज होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो होता है ऑरेंज कलर का। क्या होता है वो, ऑरेंज कलर। अब देखो, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स रेड कलर इन एसिड सॉल्यूशन। यानी कि अगर मिथाइल ऑरेंज को हम रेड कलर में डालेंगे, क्या होगा हमारे पास, हम मिथाइल ऑरेंज को एसिड के अंदर डालेंगे तो वो रेड हो जाता है। अब देखो इस चीज में मेरे को एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आया है। अब आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, कुछ सीरियल्स में देखा होगा कि कोई तांत्रिक होता है, वो चाकू से नींबू को काटता है, और नींबू को काटते हैं तो क्या हो जाता है, वो रेड रेड निकलता है, और लोगों को क्या लगता है वो खून निकल गया। वो क्या करते हैं, मतलब लोगों का ना अपना धंधा बना रखा है। एक्चुअली में उसके पीछे ना साइंस होती है। अब देखो उसके पीछे क्या साइंस है। वो बंदे ने ना अपने चाकू के ऊपर क्या लगा रखा होता है, मिथाइल ऑरेंज लगा रखा होता है। और जब वो उसने मिथाइल ऑरेंज लगा दिया, और नींबू के अंदर हमारा क्या होता है, एसिड होता है, और जब एसिड के साथ मिथाइल ऑरेंज रिएक्शन करेगा तो मेरा क्या कलर निकल के आएगा, वो रेड ही तो कलर आएगा। उसके पीछे कोई खून वगैरह, चुड़ैल का खून करना, आत्मा वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके पीछे ना साइंस है। उसके पीछे साइंस क्या है कि जब भी मिथाइल ऑरेंज एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो रेड कलर देगा। सिंपल सी बात है, ये चीज होती है इसके पीछे। अब देखो, मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर गिव्स येलो कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। और मिथाइल ऑरेंज अगर कभी बेस से रिएक्शन कराई जाएगी उसकी, वो क्या किस कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, वो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो हमारा थर्ड केस है फिनोफ्थिलिन। फिनोफ्थिलिन हमारा होता है कलरलेस। नेचुरली कलर क्या होता है उसका, कलरलेस होता है। अब देखो, लेकिन फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिड सॉल्यूशन। और फिनोफ्थिलिन के ऊपर कोई असर नहीं होता एसिड का। अगर एसिड के अंदर आप फिनोफ्थिलिन को डालोगे तो वो क्या रहता है, हमारा कलरलेस ही रहता है। लेकिन फिनोफ्थिलिन इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर हम उसमें क्या करेंगे, बेस को ऐड करेंगे, तो वो कलर क्या हो जाएगा हमारा, पिंक हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। अब कुछ और इंडिकेटर होते हैं हमारे, जैसे कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स भी है हमारे पास। देखो टर्मरिक, हल्दी क्या है, सबसे अच्छा नेचुरल इंडिकेटर है।
टर्मरिक इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक कंटेन्स अ येलो डाई। आपको पता ही है हल्दी हमारी येलो कलर की होती है, एंड इट टर्न्स रेड इन बेसिक सोल्यूशन। यानी कि अगर किसी भी बेस के अंदर आप हल्दी ऐड करोगे ना, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, वो लाल बन जाएगी। ऐसे ही देखो एक और एग्जांपल ले देता हूं मैं आपको। रेड कैबेज, आपने देखा होगा रेड कलर की कैबेज होती है, वो क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर है। रेड तो उसका कलर हो गया, लेकिन एसिड सॉल्यूशन के अंदर जब उसको डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होता, वो रेड ही रहती है, बट टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर उसको बेस में डाल देंगे तो उसका कलर क्या कन्वर्ट हो जाएगा, रेड से वो ग्रीन कलर की हो जाती है। अब एक और टाइप का हमारा इंडिकेटर होता है, उसको बोलते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। तो आपसे डेफिनेशन भी पूछ सकता है कोई, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है। तो देखो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी। यानी कि जिनसे हम स्मेल के चेंज से हम ये पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बेस है या फिर एसिड है। तो देखो इसमें कुछ अच्छे से एग्जाम्पल हमारे पास हैं, ऑनियन और वेनिला। अब आपको पता है ओनियन हैज अ कैरेक्टरिस्टिक स्मेल विच डिस्ट्रॉय व्हेन बेसिक सॉल्यूशन इज एडेड बट रिमेन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन। यानी कि क्या है, जो हमारी प्याज होती है ना, प्याज के अंदर एक स्मेल होती है, लेकिन अगर आप क्या करेंगे, उसको बेस के अंदर डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और एसिड के अंदर क्या होती है, स्मेल उसकी बरकरार रहती है। ऐसे ही देखो वनीला है, वनीला क्या है, वनीला हैज अ प्लीजेंट स्मेल। वनीला के अंदर स्मेल होती है ना, जो आप आइसक्रीम भी लेके आते हैं वनीला आइसक्रीम, उसके अंदर एक स्मेल होती है। दो उसकी स्मेल का देखो क्या इफेक्ट पड़ता है, द स्मेल ऑफ वनीला डिस्ट्रॉयड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स इन एसिडिक सॉल्यूशन। इट मीन्स क्या है, अगर आप उसको एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे सो वनीला के उसमें जो फ्लेवर था ना वो चेंज नहीं होगा, बट बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, वो स्मेल खत्म हो जाएगी। अब इस चैप्टर में हम एसिड की तरफ बढ़ते हैं। अब एसिड्स को हम जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। तो देखो एसिड्स क्या होते हैं हमारे, एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ सोर टेस्ट। यानी कि जिनका टेस्ट खट्टा होता है ना हमारा, वो हमारे क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लेमन जूस जो होता है वो एक एसिड का एग्जाम्पल है, उसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है। अब देखो द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। जो प्लांट और एनिमल्स के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स। बट जो हमारे मिनरल्स की फॉर्म में मिलता है या फिर जमीन में से मिलता है, वो क्या बोलता है हमारा, वो आता है हमारा मिनरल एसिड। सो देखो हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड्स का एग्जांपल है वो क्या है हमारे पास, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अब इन दोनों एसिड से तो आप अच्छे से वाकिफ होंगे। लैक्टिक एसिड क्या होता है हमारा, जो दही होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है लैक्टिक एसिड। दूध से जब दही में कन्वर्जन होता है उसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है। और एसिटिक एसिड क्या होता है हमारा, विनेगर, सुना होगा आपने विनेगर, सिरका, सिरके के अंदर ये प्रेजेंट होता है। अब ध्यान से देखो, नेचुरल अकरिंग एसिड्स आर नॉट हार्मफुल टू आवर बॉडी। अब जो देखो नेचुरली है, लेमन के अंदर क्या है, नेचुरल एसिड है ना, अब अगर उसको हम खा भी लेते हैं तो क्या हमें वो नुकसान देता है, नहीं। सो जो नेचुरल एसिड्स हैं वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। अब जो हमारे एसिड्स होते हैं ना, ये दो टाइप के होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक होता है वीक एसिड। अब हमारे को देखो एसिड्स के अंदर ना, जिसकी ताकत ज्यादा होगी, अगर हम सिंपल भाषा में बोले, जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जिसकी ताकत कम होगी वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। सो इसकी जो ताकत होती है ना वो H प्लस आयन से नापी जाती है। H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयन। अब देखो दोज एसिड विच हैव मोर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, वो क्या होते हैं हमारे, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। यानी कि जिनके अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, बहुत ज्यादा है, वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे एग्जांपल है HCl एंड H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। और ये है हमारे क्या है, मिनरल एसिड। यानी कि मिनरल एसिड जितने भी हमारे हैं वो सब स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और वीक एसिड्स क्या होते हैं, जिनके अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कम होती है, और वो कौन होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक एसिड्स। सो अब एक टर्म आती है हमारे पास, कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। अब देखो कंसंट्रेटेड एंड डाइल्यूट का क्या फर्क है। अब आपके पास कोई एसिड है, अब आपने उसके अंदर पानी मिला दिया बहुत सारा। अब जिसके अंदर पानी ज्यादा मिला हुआ है तो उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमारे पास प्योर एसिड की फॉर्म में है वो क्या होगा हमारा, कंसंट्रेटेड एसिड होगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है, कंसंट्रेटेड एसिड इज वन विच कंटेन्स मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। जिसके अंदर पानी बहुत कम हो वो हमारा होता है कंसंट्रेटेड एसिड। और हमारा डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसके अंदर पानी की अमाउंट अच्छी खासी होती है। सो अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके हाथ पे कंसंट्रेटेड एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला कंसंट्रेटेड एसिड गिर जाएगा ना,
सो आपके हाथ में क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। इतनी पावर होती है एक स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर। तो हमारे को क्या करना होता है, अगर हम कभी भी केमिस्ट्री लैब वगैरह में जाते हैं तो हमारे को जो वो एसिड्स की बोतल रखी होती है ना, उसको बहुत सेफली हैंडल करना होता है। अब जिसमें एसिड में हम पानी डाल रहे हैं वो हमारा क्या हो जाता है, डाइल्यूट एसिड हो जाता है। अब इस पे ना एक क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि डाइल्यूटिंग एसिड यानी कि हम डाइल्यूट कैसे करेंगे एसिड को। अब इसमें देखो दो ही तरीके हैं, या तो हम एसिड के अंदर पानी डालें या फिर हम पानी एसिड के अंदर डालें। समझ रहे हो ना, फर्क तो है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर दोनों एक ही तो बात है, लेकिन नहीं, दोनों अलग अलग बात होती है। एक चीज ना हमारे लिए बहुत हार्मफुल हो सकती है। अब देखो इसकी कंडीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन करी है। तो द डाइल्यूशन ऑफ अ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर, यानी कि हमें हमेशा एसिड को पानी में डालना चाहिए, ना कि पानी को एसिड में डालना चाहिए। अब देखो इसमें फर्क क्या है। When a concentrated acid is added to water, यानी कि जब एसिड को पानी में डालते हैं फॉर प्रिपेयरिंग अ डाइल्यूट एसिड, देन द हीट इज इवॉल्व ग्रेजुअली एंड इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। यानी कि अब देखो पानी नीचे रखा हुआ बहुत सारा, उसके ऊपर हम एसिड डाल रहे हैं, तो देखो क्या हो रहा है, जो एसिड से हीट इवॉल्व होगी ना, वो क्या होगी, धीरे 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 करके पानी क्या करेगा, सारी एब्जॉर्ब कर लेगा। उसके अंदर क्या है, कोई रिस्क नहीं है। बट अगर उसका देखो उल्टा केस है, क्या होगा उसमें, इफ however water is added to concentrated acid to dilute it, then a large amount of heat is evolved at once. This heat changes some of the water to steam explosively, which can splash the acid on our face and clothes and causes acid burn. देखो क्या होगा, नीचे हमारे पास एसिड है, हमने ऊपर से पानी डालना स्टार्ट किया। अब जो वो पानी होगा उसमें एकदम से हीट तो इवॉल्व होती है। अब बहुत ज्यादा हीट बनने की वजह से क्या हो सकता है, जो वाटर होगा वो हमारा इवेपोरेट हो जाएगा, और जब वो इवेपोरेट होगा तो हो सकता है कुछ स्टीम की फॉर्म में हमारे पास वो क्या कर दे, वो एसिड को भी क्या करे, स्प्लैश आउट कर दे। और जब वो स्प्लैश आउट करेगा तो क्या होगा, हमारा फेस बर्न हो सकता है, कपड़े वगैरह जल सकते हैं। एसिड बर्न हो सकता है हमारे को। तो इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एसिड के अंदर पानी को ना डाल के हमें क्या करना चाहिए, पानी के अंदर एसिड को डालना चाहिए। तो ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट। एसिड्स का एक खट्टा टेस्ट होता है, ये मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास एसिड्स टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, ये चीज भी हम कर चुके हैं। एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो ये पॉइंट अच्छे से समझो, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है कि अगर एसिड पानी के अंदर मिला हुआ है, अब मैंने आपको बताया था कि एसिड के अंदर क्या होता है, हमारा H+ आयन होते हैं। जो H+ आयन है, और वो क्या करेंगे, जब उसकी मूवमेंट होगी तो इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ना उसमें। इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए आयंस की मूवमेंट जरूरी है। अब जब एसिड के पास आयंस हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी तो पास होगी ही होगी। यही हमारा पॉइंट है, एसिड सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी कि अगर किसी भी एसिड के अंदर कभी हम कोई मेटल की कोई भी स्प्लैश डालेंगे, कोई भी मेटल का थोड़ा सा पार्टिकल डालेंगे, तो हमेशा क्या होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देखो क्या, मैंने इसकी जनरल फॉर्म लिख दी, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इवेपोरेट हो जाएगी। तो मैंने एग्जांपल ले लेता हूं इसका। जिंक क्या एक मेटल है, जिंक को मैंने डाला सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 में, और तो मेरा क्या फॉर्म हो गया, ZnSO4, जो क्या है जिंक सल्फेट, ये क्या है, मेरी एक सॉल्ट है, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी, इवॉल्व हो गई। अब ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, इसका कैसे पता चलता है, हमारे को हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट होता है। जहां पे भी कोई गैस इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस, वहां पे अगर हम किसी कैंडल को लेके आएंगे ना, जलती हुई कैंडल को, जो गैस होती है ना, वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, वो एक अजीब सा साउंड करती है, पॉप साउंड। देखो इसका हमारे पास आ गया क्या, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डिटेक्टेड बाय ब्रिंगिंग अ कैंडल नियर इट एंड इट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो गैस क्या होगी, पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, और जब गैस पॉप साउंड के साथ बर्न हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा ये गैस कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस। अब फिफ्थ देखो क्या है, एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। अब ध्यान से देखो इस चीज को, एसिड की रिएक्शन
किसी भी मेटल का कार्बोनेट से हो या मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से हो, जहां पे भी कार्बोनेट वर्ड आ जाएगा ना, वहां पे हमेशा जो गैस रिलीज होगी वो क्या होगी, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो देखो मैंने इसकी जनरल फॉर्म भी लिख दी, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इसी तरीके से मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब दोनों की एग्जांपल्स मैंने दे रखे हैं आपको। ये मेरा हो गया Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसकी रिएक्शन कराई मैंने HCl के साथ यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मेरा जो सोल्ट तैयार हुआ वो हुआ NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, जो हम घरों में नमक यूज करते हैं वही। और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होगी, रिलीज हो गई, इवेपोरेट हो गई, और वाटर के भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए। ऐसे ही देखो क्या है, ये हमारे पास NaHCO3 इट मीन्स सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी रिएक्शन भी मैंने HCl के साथ कराई। सो मेरा जो सोल्ट तैयार हुआ वो मेरा सोल्ट क्या बना, NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई और H2O। यानी कि सिंपल सी बात यह है, कार्बोनेट हो मेटल का या हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन होगी सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो निकलेगी ही निकलेगी और एक सॉल्ट जरूर फॉर्म होगा। अब हमारा ना इस टॉपिक से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो क्या बनता है, देखो जो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि CaO यानी कि चूना जो होता है, चूने के अंदर जब हम पानी मिलाते हैं यानी कि H2O, तो मेरा क्या बनता है, स्लेग्ड लाइम बनता है, यानी कि क्विक लाइम से स्लेग्ड लाइम बनता है। और स्लेग्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवारों पे लगाते हैं, मैंने आपको बताया था। जब मैंने इसको दीवारों पे लगाया, अप्लाई कर दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, सो हमारा व्हाइट कलर तो होता ही है हल्का हल्का उसमें चूने में, लेकिन व्हाइट कलर की जो एक्चुअल ब्राइटनेस आती है वो 1-2 दिन बाद आती है। क्यों? क्योंकि जब उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होगी जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। सो देखो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड से हुई तो मेरा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। और जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना वो एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, यानी कि उसका कलर क्या होता है, व्हाइट होता है, क्रिस्टल व्हाइट होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से जो व्हाइट कलर आ जाता है ना वो बहुत ज्यादा आ जाता है, और वाटर के तो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। अब देखो, लेकिन एक चीज होती है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन बहुत ज्यादा होती रहती है तो आपको देखा होगा थोड़े दिनों बाद ना उसका कलर डल हो जाता है, कलर डल हो जाता है। अब देखो ऐसा क्यों होता है, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड से दोबारा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ही, वो दीवारों से टकराती रहती है। तो देखो, और पानी के भी क्या है, वेपर्स फॉर्म में है ना पानी हमारे एटमॉस्फेयर में। सो ये हो गया। सो यहां से ये कैल्शियम कार्बोनेट ना रह के क्या बन जाता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है। और जिसकी वजह से वो क्या आता है, वॉल का जो कलर होता है व्हाइट, क्रिस्टल व्हाइट, वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाता है, डल पड़ने लग जाता है। सो ये चीज बहुत अच्छे से समझ लेना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। ये चीज मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी कराई थी और इस चैप्टर में भी मैंने आपको दोबारा 2-3 बार मैंने इसको रिवाइज कराया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। अब देखो अगली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है एसिड की, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन अगर कभी भी करता है तो वो हमेशा क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। तो मैंने जनरल लिख दिया, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं, HCl हमारा एसिड हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। NaOH हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस हो गया। तो इससे मेरा जो तैयार होता है NaCl प्लस H2O। अब देखो इसको याद करने के लिए ना एक तरीका बना सकते हैं, जो OH होता है आयन, OH आयन बेस का, और H आयन जो होता है एसिड का, इन दोनों को मिलके बन जाता है पानी। बाकी का जो बचा कुचा बना उससे बन जाता है हमारा सॉल्ट। और जो हमारी एसिड के इफेक्ट को खत्म करती है, और अगर एक तरीके से बोला जाए तो बेस के इफेक्ट को भी तो खत्म कर रहा है एसिड। एसिड बेस के इफेक्ट को खत्म करता है और बेस एसिड के इफेक्ट को। ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं ऐसी रिएक्शंस को हम, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो अगली प्रॉपर्टी क्या है एसिड की, एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब मैं इस पॉइंट से ना पहले एक चीज बताना चाहूंगा आपको, जो हमारा मेटल के ऑक्साइड हो गए, यानी कि मेटल का ऑक्साइड क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारा, एल्युमिनियम ऑक्साइड, कुछ भी हो गया। तो मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं ना हमारे, वो हमेशा बेसिक नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं हमारे, बेसिक नेचर के होते हैं। यानी कि अगर मेटल के ऑक्साइड में मैं पानी मिला के देखूं तो वो बेस का काम करेंगे, वो बेस बनाएंगे। ऐसे ही देखो क्या होता है, जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमारे एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एसिडिक नेचर के। इस चीज को हमें याद रखना है।
सो देखो, मेटल का ऑक्साइड मैंने अभी बताया क्या होगा, बेसिक नेचर का होगा, और जब बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है मेरा, सोल्ट एंड वाटर। सो वही चीज आ गई ना, इनडायरेक्टली वही चीज आ गई। सो मेटल के ऑक्साइड को हम क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से बेसिक नेचर जो है, और बेस और एसिड रिएक्ट करके सोल्ट एंड वाटर बनाए गए। सो इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है, बस एक लॉजिक था जो मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल देखो, CuO कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो गया हमारा, मेटल का ऑक्साइड हो गया, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन हुई तो क्या बना, कॉपर क्लोराइड, ये मेरा सोल्ट बन गया कॉपर क्लोराइड, और वाटर अलग से रिलीज हो गया। अब देखो इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या होती है एसिड की, एसिड्स हैव कोरोसिव नेचर। तो एसिड्स का जो नेचर है वो क्या होता है, कोरोसिव होता है। अब कोरोजन तो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या होता है, जो ग्रेजुअल ईटिंग हो जाती है मेटल्स की टाइम के साथ साथ, यानी कि बहुत टाइम तक कोई मेटल पड़ा हुआ है एटमॉस्फेयर में, धीरे 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 उसकी प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती है, वो क्या होती है हमारी, एसिड की वजह से क्या हो जाती है, वो कोरोजन आ जाती है उसके अंदर। यानी कि जैसे एग्जांपल ले, आयरन में क्या हो जाती है हमारी, रस्टिंग हो जाती है। सो इस तरीके से कोरोसिव नेचर होता है इसका। द मिनरल एसिड्स causes several burns on the skin and attacks and eat up material like cloth, wood, metal structure and stone work. So बाकी हर चीज पे क्या होता है, खराब हो जाता है। आप स्टोन पे बोलोगे, आप स्टोन पे कैसे इफेक्ट हो जाता है एसिड का, आपने कभी देखा है कि जहां पे हमारे इन्वर्टर के नीचे बैटरी रखी रहती है, उस बैटरी के अंदर क्या होता है, एसिड डलता है। अब जहां पे वो एसिड कभी लीकेज हो जाता है तो नीचे का जो फर्श क्या होता है वो बिल्कुल खराब हो जाता है। सो यही चीज होती है कि वो मेटल तक को भी खराब करते हैं, और फर्श को यानी कि स्टोन वगैरह हर चीज को एसिड क्या करता है, कोरोजन लेके आता है उसके अंदर। तो इसलिए इसका नेचर क्या होता है, कोरोसिव होता है। अब कोरोसिव नेचर होने के कारण ही क्या करा जाता है, एसिड्स को कभी भी ना हम मेटल के कंटेनर में नहीं रखेंगे। अब क्यों नहीं रखेंगे, अगर हमने मेटल के कंटेनर में कभी एसिड को रख दिया तो क्या होगा, वो धीरे 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 करेगा, उसको क्या कर देगा, कोरोजन लगा देगा, और मेटल क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल खराब हो जाएगा, उससे रिएक्शन करता रहेगा वो। अब देखो, वट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन। वैसे तो मैं ये आपको बता ही चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं। सभी एसिड्स के अंदर H+ आयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन होता है। An acid is a substance which dissociates on dissolving in water to produce hydrogen ion। यानी कि अब देखो एग्जांपल से, HCl है मेरे पास, HCl से H+ आयन एंड Cl- आयन, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन, H2SO4 से हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, CH3COOH से CH3CO- एंड हाइड्रोजन आयन। तो मतलब सभी एसिड से क्या निकल रहा है, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन तो मेरे को मिल ही रहा है। अब देखो, यूजेस ऑफ मिनरल एसिड इन इंडस्ट्री। अब मिनरल एसिड का यूज क्या होता है इंडस्ट्री के अंदर, देखो, सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेंट्स, डाइज एंड प्लास्टिक्स। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड है हमारा फर्टिलाइजर्स बनाने में भी काम आता है, जो हमारे खेतों में डाले जाते हैं, पेंट वगैरह बनाने में, डाई और प्लास्टिक वगैरह सब चीजों में क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज किया जाता है इंडस्ट्री के अंदर। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। अब जो हमारे स्टील के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसके ऊपर से ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहती है ना एटमॉस्फेयर में। सो जो उस ऑक्साइड को लेयर को हटाने के लिए हम एसिड यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। और यहाँ हमारा बेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि एसिड्स की हमारी सारी प्रॉपर्टीज खत्म हो गई, एसिड्स को हमने पूरा कवर कर लिया। अब हम बेस पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव अ बिटर टेस्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, खट्टा टेस्ट नहीं होता, इसके अंदर कड़वा टेस्ट होता है। अब इसके अंदर एक टर्म आती है एल्कलीज। अब एल्कली क्या होते हैं, अब देखो बेस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ ही बेस ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं पूरी तरह से, और जो पानी के अंदर बेस घुल जाता है उसको बोलते हैं एल्कली। सो अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर इज कॉल्ड एल्कली। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। ये दोनों क्या हैं, और भी होते हैं बहुत सारे, मैंने आपको 2 एग्जांपल दे दिए जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, और ऐसे बेसिस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीज बोलते हैं। सो अब देखो, व्हाट डू ऑल द बेसिस हैव इन कॉमन। जो बेस हैं हमारे उनके अंदर क्या कॉमन होता है, जैसे हमारा एसिड के अंदर H+ आयन कॉमन था, ऐसे ही बेस के अंदर होता है हमारा OH- आयन कॉमन, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन क्या होता है, कॉमन होता है। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन OH-।
सो NaOH देखो, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया तो क्या होगा, सोडियम आयन अलग से हो गया और हाइड्रोक्साइड आयन अलग से निकल गया। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी एग्जांपल देखो तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन अलग से और हाइड्रोक्साइड आयन अलग से निकल के आ गया। अब देखो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, फिर उसी तरीके से जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अ बेस विच प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। एग्जांपल हो गया KOH, NaOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरीके से वीक बेस क्या होगा, जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। अ बेस विच प्रोड्यूसेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर इज कॉल्ड वीक बेस। एग्जांपल हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH। देखो ये क्या हो गया हमारा, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। सो अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं बेस की। अब बेस की पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बेस हैव अ बिटर टेस्ट। बेस हैव अ बिटर टेस्ट, ये हम पढ़ चुके हैं। दूसरा, बेसिस फील सोपी टू टच। जब हम किसी बेस को टच करते हैं ना तो वो सोपी जैसा होता है, यानी कि स्लिपरी स्लिपरी टाइप का होता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं चैप्टर के। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखो बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। अब देखो बेस के पास भी क्या है, हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है ना, और जब आयंस प्रेजेंट हैं तो आयंस की मूवमेंट से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। सो बेसिस के अंदर भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। अब देखो अगली प्रॉपर्टी बेस की क्या है, बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। यानी कि जिस तरीके से एसिड हर एक मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस देता था, बेस ऐसा नहीं करते, बेस कुछ मेटल के साथ देते हैं, तो इसलिए हमने सम वर्ड को यूज किया। बेसिस रिएक्ट विद सम मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जैसे एग्जांपल दिया मैंने, ये हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसकी मैंने रिएक्शन कराई जिंक के साथ और हीट कर दिया। ये मैंने जो डेल्टा बनाया है, ये डेल्टा का सिंबल, ये हीट का सिंबल होता है। सो मैंने हीट किया तो मेरा एक सोल्ट तैयार हुआ और हाइड्रोजन गैस मेरी क्या हो गई, इवोल्व हो गई। और जो मेरा सोल्ट बना वो क्या बना, Na2ZnO2। ये होता है हमारा सोडियम जिंकेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से देखो हमारी अगली प्रॉपर्टी बेस की क्या है, बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये तो हम एसिड में भी पढ़ चुके हैं कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो वही सेम ही वही रिएक्शन है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा और वाटर अलग से निकल जाएगा। इसी तरीके से देखो अगली प्रॉपर्टी बेस की क्या है, बेसिस रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब मैंने आपको बताया था जो नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो किस नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का, और जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है हमारा, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। सो ये मैंने जनरल लिख दिया आपको, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल देखो इसका क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को नॉन मेटल ऑक्साइड मत समझ लेना, ये मैंने इधर का ऐसे लिख दिया है, बेस है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास वो है नॉन मेटल का ऑक्साइड। नॉन मेटल का ऑक्साइड से रिएक्शन हुई तो क्या बना, एक सॉल्ट बना कैल्शियम कार्बोनेट, और वाटर क्या हो गया, अलग से बना। तो समझ में आई होगी आपको ये सारी प्रॉपर्टीज अभी तक की। अब देखो मैं पढ़ाता हूं आपको यूजेस ऑफ बेसिस। अब जो बेस होते हैं इनके भी तो कुछ यूजेस होते होंगे। अब देखो बेस के क्या यूजेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, पेपर एंड अ सिंथेटिक फाइबर। यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है वो इंडस्ट्री के अंदर कहां कहां पे यूज किया जा रहा है, जहां पे हम सोप बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं वहां पे, जहां पे पेपर की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे, और सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं वहां पे। हर जगह क्या यूज हो रहा है हमारा, एक बेस यूज हो रहा है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऐसे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। यानी कि जो फेस पे हम ब्लीच वगैरह कराते हैं उसका जो पाउडर बनता है उसको बनाने के लिए हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो यूज हो रहा है। ऐसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एंटासिड। अब एंटासिड क्या होते हैं हमारे, एंटासिड नाम से ही पता चल रहा है एसिड को जो काटेगा वो क्या होगा, एंटासिड। यानी कि देखो एंटासिड यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारी किस किस चीज में डलता है, इनो वगैरह जो हमारे पेट में एसिड बन जाता है उसको न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसमें क्या डालता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नाम का बेस डाला जाता है ताकि वो एसिड के इफेक्ट को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे। सो अब देखो अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है, देखो पीएच की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है पोटेंस स्केल। अब देखो तो स्केल
विच कैलकुलेट्स द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ पीएच वैल्यूज। अब देखो, एक H प्लस आयन कंसेंट्रेशन हमने पढ़ ही लिया था, तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन को क्या करता है, मेजर करता है पीएच। और हमारा जो पीएच वैल्यू होती है ना, वो 0 से लेके 14 तक आती है, यानी कि स्केल की जो वैल्यूज होगी 0 से लेके क्या होगी, 14 तक होगी। और जो हमारी पीएच वैल्यू है वो इनवर्स रिलेशन रखती है H प्लस आयन के साथ। अब इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि जहां हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वहां पे पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स कि जो 0 है, 0 पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी और 14 पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन सबसे कम होगी। सो इनवर्स रिलेशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा पीएच है, जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि पीएच 0 से 14 की तरफ मूव करेगा, तो हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन घटता चला जाएगा। और ऐसे ही उल्टा होगा जब 14 से 0 की तरफ आएगा, यानी कि 0 पे हमारा क्या होगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा। अब देखो, मैंने ये बना दिया आपके लिए स्केल, ये 0 है, ये 14 है। ये जो 7 होता है ना, ये बिल्कुल सेंटर में है, और 7 हमारा क्या होता है, न्यूट्रल होता है। 7 क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन 7 से लेफ्ट हैंड साइड में, यानी कि 0 से 7 तक होते हैं हमारे एसिड्स। क्या होते हैं, एसिड्स। और ऐसे ही 7 से 14 तक होते हैं हमारे बेस। और जैसे जैसे हम 14 की तरफ को जाएंगे तो हमारा बेस कैसा होता चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग। इधर से क्या होता है, इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ बेस। ऐसे ही इधर को बढ़ती है एसिड की स्ट्रेंथ। सो 0 पे क्या होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, 1 पे थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग होगा, 2 पे थोड़ा और कम होगा, और 6 पे क्या होगा, वीक एसिड होगा। इसी तरीके से 8 पे क्या होगा, वीक बेस होगा, और 14 पे क्या होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। सो ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए अब इस टेबल के थ्रू। ये जो हमारे पास दे रखा था ना स्केल, इस स्केल से ना आपको हर चीज समझ में आ जानी चाहिए पीएच से रिलेटेड। और इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं एग्जाम में। देखो, यू हैव 2 सॉल्यूशन, आपके पास 2 सॉल्यूशन है, एक ए है एंड एक बी है। द पीएच सॉल्यूशन ऑफ ए इज 6। पीएच क्या है, 6। ए का है क्या है, 6 है, और पीएच ऑफ सॉल्यूशन बी इज 8। अब मुझे पता चल गया, देखो जो 6 वाला है वो एसिड होगा, क्योंकि मैंने बता दिया 7 से जो कम है वो एसिड है, और जो 7 से ज्यादा है वो है हमारे बेस। और अब देखो, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, विच सॉल्यूशन हैज मोर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन इनवर्स रिलेशन रखता है किसके साथ, पीएच वैल्यू के साथ। यानी कि पीएच वैल्यू देखो किसकी ज्यादा है, 6 की ज्यादा है या 8 की ज्यादा है, 8 की वैल्यू ज्यादा है। अब जो 8 की वैल्यू ज्यादा है, जहां वैल्यू ज्यादा पीएच की, वहां पे हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा। और इससे में पूछा गया है जिसके पास ज्यादा कंसेंट्रेशन है, तो 6 के पास ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, ए हैज मोर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, कम है। अब सेकंड पार्ट देखो क्या है, विच इज एसिडिक एंड विच इज बेसिक। जो 7 से कम पीएच वाले होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं, और 7 से ज्यादा वाले क्या होते हैं, हमारे बेस। तो ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक। और देखो, जो ये हमारी पीएच है ना, इसका ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी एवरीडे लाइफ में। देखो, तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले मैं ना रीड कर देता हूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आवर स्टोमक प्रोड्यूसेस HCl ऑफ पीएच अबाउट 1.4। दिस HCl किल्स बैक्टीरिया, बट समटाइम्स एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी ड्यू टू ओवर ईटिंग। The excess HCl causes indigestion, which leads to pain and irritation. To overcome the effect of acid, we had to intake any base like ENO, which contains magnesium hydroxide. देखो क्या बोल रहा है, हमारा जो पेट होता है उसके अंदर HCl की ना एक लेयर होती है। वो HCl ना कंटिन्यू रिलीज होता रहता है। वो किस लिए रिलीज होता है, क्योंकि वो ना खाने के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होता है उसको किल कर देता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी ना हम टेस्ट में ना बहुत ज्यादा खा लेते हैं, और जब हम ज्यादा खा लेते हैं तो क्या होता है, उससे है ना एसिड की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है। और जब एसिड की अमाउंट बढ़ेगी तो हमारे पेट में क्या होता है, उससे पेन होना शुरू होता है, वो इरिटेट करने लगता है हमें। और अब आपको पता है एसिड जो है हमारे पास, उसकी पीएच की वैल्यू क्या है, 1.4 के अराउंड है। सो अब आपको उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए क्या खाना पड़ेगा, आपको बेस खाना पड़ेगा। तभी तो एसिड की रिएक्शन जब बेस से होती है तो न्यूट्रल हो जाता है ना वो। सो अब हमारे पेट में एसिड बना हुआ है, तो उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ना इनो वगैरह लेते हैं, और इनो के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या है, एक बेस है। सो ये इस लाइफ में इंपॉर्टेंस है। अगर हमें नहीं पता होता कि हमारे पेट के अंदर क्या है,
एसिड बना हुआ है, एसिड की पीएच कम होती है, तो हम कोई बेस लेते क्या, हो सकता है हम नींबू पानी पी लेते उसके ऊपर। सो कभी भी ना जब आपके पेट में जलन हो रही हो, इस तरीके से कुछ हो रहा हो, तो आपको नींबू पानी नहीं पीना चाहिए। नींबू पानी में क्या होता है, एसिड होता था। सो एसिड और एसिड मिलके क्या होता है, उसके इफेक्ट को और बढ़ा देता है वो। सो ऐसे केस में हमेशा अवॉइड करना चाहिए नींबू पानी। आपको क्या करना चाहिए, इनो वगैरह लेना चाहिए जिसके अंदर कोई बेस प्रेजेंट हो। अब देखो पीएच का इंपॉर्टेंस कहाँ पे है, टूथ डीके में भी पीएच का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है। देखो, when we eat food containing sugar, then the bacteria present in our mouth breaks down the sugar into acids, and this acid leads to the leaking of teeth. So to prevent the tooth decay, we have to apply base on our tooth. So all the toothpaste contain less amount of base in it to neutralize the effect of acid in our mouth. देखो क्या बोल रहा है ये, जब हम खाना खाते हैं, हमने कोई शुगर कंटेनिंग वाला खाना खाया, शुगर खाया, या मतलब कोई भी चीज ऐसी खाई जिसके अंदर शुगर प्रेजेंट होती है, शुगर है या कार्बोहाइड्रेट है, कोई भी क्या है, वो हमारे दांतों में स्टक हो गया। और स्टक होने के बाद क्या होता है, वो उसके बाद बैक्टीरिया उसको क्या कर देते हैं, बैक्टीरिया उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, इफेक्ट डालते हैं, और उस शुगर को वो किस चीज में कन्वर्ट करते हैं, एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जब वो उस एसिड में कन्वर्ट कर देंगे उस शुगर को, सो वो एसिड क्या करेगा, हमारे दांतों को खराब करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। आपको बोलते हैं ना जनरली वो कीड़ा लग गया, सो वो क्या होता है, एसिड का इफेक्ट आना शुरू हो जाता है हमारे दांतों में। अब उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, उस एसिड के इफेक्ट को खत्म करने के लिए हमें किसी बेस को अप्लाई करना पड़ेगा। सो हम क्या करते हैं, टूथब्रश करते हैं। टूथब्रश किससे से करते हैं, पेस्ट लेके। और जो हमारे जितने भी टूथपेस्ट हैं, जितने भी टूथपेस्ट प्रेजेंट हैं, उन सबके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बेस प्रेजेंट होता है, माइल्ड बेस, यानी कि जिसकी वैल्यू क्या हो, हल्की फुल्की होती है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वो तो हार्म कर देगा ना हमारे दांतों को। तो हम क्या करते हैं, उसमें एक माइल्ड बेस यूज करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज कर देता है वो एसिड के इफेक्ट को। सो इसलिए बोलते हैं खाना खाने के बाद हमेशा ब्रश करना चाहिए, क्योंकि वो क्या करता है, एसिड्स के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। अब जो ये पीएच है ना, इसका सोइल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। देखो क्या, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो व्हेन द पीएच ऑफ द सॉइल इज अबाउट 7. सो वी विल टेस्ट द पीएच ऑफ द सॉइल, एंड इफ सॉइल इज एसिडिक वी विल ऐड एनी बेस इन सॉइल। जैसे हम क्या चूना डाल देंगे, एंड वाइस वर्सा इन बेसिक केस। देखो क्या बोलना चाह रहा है ये, लेट सपोज हमने ना कोई पेड़ उगाना है, और पेड़ जो हमारे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होते हैं, न्यूट्रल स्टेज में उगते हैं। अब मान लो हमारी जो जमीन है उसका पीएच हमने टेस्ट किया, और उस पीएच की वैल्यू हमारी एसिडिक निकली। अब उसकी पीएच की वैल्यू एसिडिक निकली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई बेस डालना पड़ेगा। सो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, CaO डाल देते हैं, जो कि चूना डाल देता है उसमें। क्योंकि चूना क्या है, बहुत सस्ता होता है, उससे क्या हो जाएगा, एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो और हमारा काम बन जाएगा। ऐसे ही उल्टा होता है, अगर हमने सोइल को टेस्ट किया और पीएच की वैल्यू क्या होगी, बेसिक की तरफ झुकाई हुई, तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर कोई एसिड का थोड़ा थोड़ा एसिड उसके अंदर छिड़क देंगे, ताकि उसका इफेक्ट क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए। सो ये होता है हमारा पीएच का रोल सोइल के अंदर। अब देखो पीएच का रोल ना, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप होता है। मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स और बेस इनटू देयर स्किन। यानी कि आपको पता है, कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं, मच्छर वगैरह, ये सब चीजें क्या करते हैं, आंट है, ये सब क्या करते हैं, ये सब जब आपको बाइट करते हैं तो एक ना एसिड या फिर कोई बेस ना आपकी स्किन के अंदर पुट कर देते हैं। और जब एसिड या बेस आपकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, तो वो क्या करेगा, आपको इरिटेट करेगा, पेन करेगा। और अब आपको पेन करेगा तो आप क्या करोगे, उस पे आपको उसके अपोजिट अप्लाई करना है ना। अगर बेस आपके अंदर ऐड हो गया तो आप क्या करोगे, एसिड अप्लाई करोगे उस पे। और अगर आपके अंदर एसिड को अप्लाई किया है उसने, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर बेस को रगड़ दोगे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखो एग्जांपल दिया मैंने, व्हेन अ हनी बी स्टिंग्स अ पर्सन, इट इंजेक्ट्स एन एसिड इन पर्सन स्किन एंड विच कॉजेज इरिटेशन एंड पेन। सो टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड वी रब एनी बेसिक सोल्यूशन ऑन इट लाइक बेकिंग सोडा। अब देखो हनी बी ने आपको काट कर लिया, अब हनी बी ने क्या किया, आपको काट लिया। अब जब हनी बी ने आपको काट लिया, तो उसने आपकी बॉडी के अंदर ना एक एसिड को इंजेक्ट कर दिया। एसिड इंजेक्ट होने के कारण आपकी बॉडी में इरिटेशन हो रही है। अब उस इरिटेशन को, इफेक्ट को खत्म करने के लिए आप क्या करोगे, आप तुरंत के तुरंत अगर कोई बेस लगा दोगे। जैसे घर में हमारे क्या अवेलेबल होता है,
खाने का सोडा बोलते हैं जिसको बेकिंग सोडा। आप क्या करोगे, उस सोडे को अप्लाई कर दोगे, और सोडा क्या है, बेसिक नेचर का होता है, और जब बेसिक नेचर का होगा तो वो एसिड के इफेक्ट को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। सो हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही देखो एंट क्या करती है, अब जो एक चींटी होती है वो इंजेक्ट करती है आपके बॉडी में मेथेनोइक एसिड को, और मेथेनोइक एसिड भी क्या करेगा, इरिटेशन करेगा, बर्निंग पेन करेगा। सो उसके इफेक्ट को भी हम किस चीज से खत्म कर सकते हैं, कोई भी बेस कर सकते हैं, यानी कि वही खाने का सोडा वगैरह या फिर कोई और भी बेस हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है ना, हमारी लाइफ में पीएच का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो गाइज आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के सोल्ट वाले पार्ट को उठाएंगे, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।